तो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मार्च के महीने के करंट अफेयर्स 2020 और 2021 के दोनों के रहने वाले हैं। मेरा नाम है शीतल राजपूत और ये जो वीडियो है आपके सामने आ रहा है जेके एग्जाम क्रैकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर होगा ये 2020 का है। सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल, जिसको चेयर किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसका नाम क्या है? रंजना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई, एन.वी. रमना, गीता गोपीनाथ। इसका जो सही आंसर है वो है रंजना प्रकाश देसाई। सो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने मुझे बताना है अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और कौन से नंबर के हैं। सो 1 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ए। देखिए जी, अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए सेक्शन 3 ऑफ द डीलिमिटेशन एक्ट 2002 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप की थी, जिसको हेड किया हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई ने, फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। और ये जो स्टेट्स है मैंने आपको बता दी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड की। आगे देखिए गाइस, सेक्शन 60 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसको हमने 107 से बढ़ाकर 1114 कर दिया है। और इसमें से भी जो 24 सीट्स हैं वो पीओके के लिए रिजर्व रहने वाली है। ऐसा जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है वो 4 बार अभी तक बनाया गया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 टाइम्स इट हैज़ बिन फॉर्म्ड इन इंडिया। सबसे पहले बनाया था 1952 में अंडर द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, फिर बनाया गया 1962 एक्ट के अंदर, फिर आया 73 में 72 वाले एक्ट के अंदर, फिर आया 2002 में 2002 के ही एक्ट के अंदर। यहाँ पर मैं एक बार लिख लेती हूँ, 1952 में बनाया गया सबसे पहले, फिर 1963 में, देन 1972 में एंड देन 2002 में। सो ये आप याद रख सकते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन को। प्रेजेंटली रामनाथ कोविंद जी हैं और ये अकेले नहीं करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करते हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है और कौन से नंबर का है। अब डीलिमिटेशन क्या होता है? हमें पता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हम बनाते हैं जिसके हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग फिर रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, तो इस वजह से हमें डीलिमिटेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो डीलिमिटेशन रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स या बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन। सो ये होता है डीलिमिटेशन। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, बनिहाल टू कटरा रेलवे लिंक टू बी कंप्लीटेड बाय। बनिहाल से कटरा एक रेलवे लिंक जिसको हमने कब तक कंप्लीट करना है? 2022, 2024, 2021, 2025। सो इसका सही आंसर है गाइस 2022 तक हमने इसको कंप्लीट करना है, बनिहाल टू कटरा। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, यूनियन रेलवे मिनिस्टर उस टाइम पर हमारे पीयूष गोयल जी थे। इन्होंने अनाउंस किया दैट बनिहाल टू कटरा एक रेलवे लिंक है जिसको हम 2022 तक कंप्लीट करने वाले हैं, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। इसको हमने कंप्लीट करना है बिफोर द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इस साल हमारे रिपब्लिक डे पर कौन चीफ गेस्ट थे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो बताना। ये जो कंप्लीशन हो जाएगा बनिहाल टू कटरा रेलवे लिंक का, इससे क्या होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो कश्मीर वैली है, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ ट्रेन के थ्रू जुड़ जाएगा। और ये 111 किलोमीटर लॉन्ग है और इससे क्या होगा, कन्याकुमारी टू बारामूला हम लोग रेलवे में ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है गाइस, जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्टोरिक सिटी चौक था उसका नाम चेंज किया है, तो उसका नाम क्या रखा है? भारत माता चौक, धरती माँ चौक, विक्रम चौक या शेरशाह चौक।
इसका सही आंसर है भारत माता चौक। देखिए एक और है, वो है अटल चौक। अटल चौक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अटल चौक है वो पंचतीर्थी के पास जो सर्कुलर रोड है उसका नाम अटल चौक रखा गया है, और सिटी चौक का नाम रखा है भारत माता चौक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हमारे पास। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए सिटी चौक जिसका नाम भारत माता चौक रखा गया है, और जो अटल चौक है वो सर्कुलर रोड जो पंचतीर्थी के पास है उसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है हृदेश कुमार को एज अ न्यू चीफ। क्या बने हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के? इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, डीएसपी बने हैं, ये इलेक्टोरल ऑफिसर था, आई एम सॉरी दिस इज इलेक्टोरल ऑफिसर, या फिर सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। सो ये जो बने हैं ये बने हैं इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं नए जम्मू एंड कश्मीर के। ये गाइस 2020 की न्यूज़ है, अगर अभी ये चेंज हुआ है तो आप ये एक बार चेकआउट कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं हृदेश कुमार। नाइनटीन 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हृदेश कुमार को न्यू इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, और इन्होंने रिप्लेस किया है शैलेंद्र कुमार को। इससे पहले हृदेश जी जो थे वो कमिश्नर सेक्रेटरी थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने किसको सरपास किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू और कश्मीर ने अनाउंस किया है कितने रुपीस का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? 10 लाख का है, 7 लाख का है, 2 लाख का है, या 5 लाख का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 लाख। 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया आयुष्मान भारत के अंदर सभी लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के। सो सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और हम इसके बारे में देख लेते हैं गाइज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, और ये सभी रेजिडेंट्स को मिलेगा विदाउट एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जस्ट कि आप जम्मू एंड कश्मीर से होने चाहिए। और ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आता है। ये डिसीजन लिया था हमारे फॉर्मर जे.एंड.के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मुझे नहीं पता था कि हमारे अभी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा जी हैं, मैंने शायद कहीं पर गिरीश चंद्र मुर्मू कहा था। सो तहे दिल से मैं उन लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गाइज, किसने होस्ट किया इंटरनेशनल योगा डे इवेंट ऑन 21 जून 2020 का इंटरनेशनल योगा डे इवेंट कहाँ पर होस्ट हुआ था? बिफोर कि मैं इसका आंसर आपको दूं, आपने मुझे बताना है 2021 का इंटरनेशनल योगा डे कब और कहाँ। कब तो पता ही होगा आपको, 21 जून को ही होता है। कहाँ पर मनाया गया? 2020 का मनाया गया गुलमर्ग, लद्दाख, सोनमर्ग या अनंतनाग में। सो ये मनाया गया था लेह लद्दाख में। सो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2021 का गाइज आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो हर साल हम इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। योगा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसको इंडिया में इसका ओरिजिनेशन हुआ था, और यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था 21 जून को कि हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे हर साल। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 2015 में हुआ। सॉरी ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट रिसेंटली ऑन वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो कि 24 मार्च को होता है, लक्षद्वीप की यूटी और जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जिसको टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया था? पुलवामा, बांदीपुर, बारामूला या बडगाम? सो जम्मू एंड कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट थी दैट वाज बडगाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बडगाम थी, और लक्षद्वीप हो गया जो टीबी फ्री थे। सो डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो रैंक 1 आया था वो हिमाचल प्रदेश का आया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने रैंक 1 लाया था इंडिया में सभी स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है।
ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने में। हमारा जो इंडिया का रेजोल्यूशन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि कब तक हमने टीबी को ख़त्म करना है, 2025 तक, ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताओ वर्ल्ड का क्या टारगेट है, वर्ल्ड ने कब तक टीबी को ख़त्म करना है। इतना मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का टारगेट हमसे ज़्यादा है, मतलब कि हमारा 2025 है, हम पहले ही इसको ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा हमने प्रण लिया है। बट वर्ल्ड का हमसे थोड़ा सा लेट है, तो आप मुझे बताना कि कब तक वर्ल्ड जो है वो इसको ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, ओके। सो अगर आपने बता दिया है तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टीबी एपिडेमिक जो है 2030 तक हम इसको ख़त्म करेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लिया था एज अ स्टेप टुवर्ड द गोल टीबी मुक्त भारत बाय 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च की इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम गर्ल्स एजुकेशन के लिए? सुपर 55, सुपर 65, सुपर 75, सुपर 95। इसका जो आंसर है वो है सुपर 75 स्कीम थी गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम। सो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 8 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। इसी दिन पर हमने ये अनाउंस किया था जम्मू एंड कश्मीर जो है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम से सपोर्ट करेगा एजुकेशन गर्ल्स के लिए जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करती है। इसमें आप इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ह्यूमैनिटी, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में आप लोग जो है गर्ल्स जो भी ये स्ट्रीम्स लेंगे उनको यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस ईयर्स कैंपेन थीम ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड डे चूज टू चैलेंज एंड टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 करके भी हमने ये लॉन्च किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है अभी डोडा में भी सेलिब्रेट किया गया और ये नेहरू युवा केंद्र ने करवाया था ऑर्गेनाइज। ये कल्चरल प्रोग्राम था इन द टाउन हॉल। ठीक है, जैसे आपको एक बार आ गया था ना कि संगम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, भदरवा में। ये आपको शायद अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, तो वैसे ही मे भी आपसे पूछ लिया जाए कि डोडा में जो हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था कल्चरल फेस्टिवल आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर, तो यह है नेहरू युवा केंद्र। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ और स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है। अदर स्कीम्स हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने लॉन्च की थी, वो थी तेजस्वनी मिशन यूथ के अंदर, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं 5 लाख गर्ल्स को, जो किस एज ग्रुप से होनी चाहिए, 18 to 35। जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ये सपोर्ट हो सकता है। 10% इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो मिशन यूथ जो है हैंडल करने वाला है और हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने कहा कि कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाएगा 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, अराउंड इतनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे क्या होगा, जेंडर गैप रिड्यूस होगा, गर्ल चाइल्ड जो ड्रॉप आउट होती हैं स्कूल से वो भी कम हो जाएगा। 88 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी बनाए जाएंगे, 88 गर्ल्स हॉस्टल भी इसमें बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम 13 स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है हायर एजुकेशन के लिए लेके आने वाले हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। और रिलेटेड स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम्स के रिगार्डिंग, दैट इसमें 5,000 रुपये पर एनम मिलेगा टू 5,000 पर एनम मिल सकता है करंट एकेडमिक ईयर में। ठीक है, प्रगति और सक्षम, पहले भी ये स्कीम्स को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो वाली वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रूव किया है 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन, किसके अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। इंडिया का क्या टारगेट है, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, क्या है इंडिया का टारगेट 2021, 2022, 2024, 2025। इंडिया का टारगेट है 2022 तक हमने हाउसिंग फॉर ऑल सभी को घर देना है, जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है, उनको पैसे दिए जाते हैं। आई गेस 1.5 लाख दिया जाता है, सो दैट एटलीस्ट वो एक कमरा एक किचन बना दे, और वॉशरूम्स के लिए भी पहले इनको पैसे मिल चुके हैं। ठीक है, इंडिया JNK के कंसर्न में ये इंपॉर्टेंट है दैट 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री है, और प्रधानमंत्री
आवास योजना अर्बन के अंदर। और ये आ गया इंडिया की, अगर हम नेशनल करंट अफेयर की बात करूँ तो इंडिया का जो टारगेट है वो आपको याद रखना है, 2022 तक हमें ये कंप्लीट करना है। आगे क्या है हमारे पास, देखिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को चेयर किया था मनोज सिन्हा जी ने। इन्होंने अप्रूव किया था कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाले हैं 2 लाख रुपीज़ का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। ये जो लोन होगा ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, जो भी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर फॉल करते हैं। और यहाँ पे नोट कर दीजिए, यही क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, दैट हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट कब तक है, और ये सब तो मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ये आप पढ़ भी लेना इन केस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके। थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज एज वी ऑल नो आर्च ब्रिज है, और ये JNK में बनने वाला है चुनाब रिवर के ऊपर। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला सिटीज़ जो है झीलम रिवर पर स्थित है। किश्तवाड़ सिटी चनाब रिवर पर है, और गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर है। और ये चंबल नदी कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, ये मुझे आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है टू इस्टेब्लिश द रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन टू डेवलप। इनमें से कितना मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है चनाब रिवर पर बनने वाला है, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। 690, 850, 550, 290। सो द करेक्ट आंसर इज 850 मेगावाट का बनने वाला है। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 850 मेगावाट का रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन डेवलप करने वाला है चनाब रिवर पर। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 850 मेगावाट का होगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चनाब रिवर पर, ये आपको याद रखना है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिनार डे। ठीक है, आपने सुना है इसके बारे में। अच्छा, मैंने आपको ना एक बार बताया था वाइल्ड लाइफ डे जम्मू एंड कश्मीर को कब मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ डे मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन MCQs में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जम्मू एंड कश्मीर का वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। चिनार डे वो सेलिब्रेटेड अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर किस डेट को 2021 में, मार्च किस डेट को, 15, 22, 25 या 1st। इसका सही आंसर है 15 मार्च को हम चिनार डे मनाते हैं। सो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 15 मार्च 2021 को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर है एज सच और कुछ यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ JNK ने लॉन्च किया था एक ड्राइव टू प्रोटेक्ट द चिनार्स, जो कि एंडेंजर्ड हेरिटेज है ओरिएंटल प्लेन ट्रीज ऑफ कश्मीर। आप मुझे बताना चिनार का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, साइंटिफिक नेम क्या है चिनार का। ब्यून भी कहते हैं इसको ऑल अक्रॉस द JNK। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एक्सटेंड किया इन्होंने खेलो इंडिया स्कीम टिल 2025-26। खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को लॉन्च कब किया गया था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अक्टूबर 2017, सितंबर 2018, नवंबर 2019, नवंबर 2017। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अक्टूबर 2017 को खेलो इंडिया प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को लॉन्च किया गया था। सो ए जो है इसका सही आंसर है। क्यों न्यूज़ में है ये खेलो इंडिया, क्यों करंट अफेयर में मैं लेके आई हूँ इसको, देखो क्योंकि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने कहा कि हम इसको एक्सटेंड कर देंगे 25-26 तक, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जो है इसकी पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ। और यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2017 को। ऑब्जेक्टिव है कि एंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हमने प्रमोट करना है, मास पार्टिसिपेशन करवाना है, एक्सेलेंस ऑफ उसको प्रमोट करना है। और यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो है यहाँ पर अंडर द खेलो इंडिया स्कीम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। खेलो इंडिया गेम्स के अभी तक कितने एडिशन हो गए हैं, 4 एडिशन, 18, 19, 20, 21। 21 का जो था वो पंचकुला हरियाणा में होने वाला था। कमेंट बॉक्स में बताना हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कहाँ हुआ, क्या हरियाणा में ही हुआ या कहीं और पोस्टपोन होके हो गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एडिशन 20, 21 में हुए कर्नाटका में। विंटर गेम्स की बात करें तो ये गुलमर्ग में हुए 20 और 21 में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे खेलो इंडिया गेम से रिलेटेड। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द स्कीम 24 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं 23 स्टेट्स और यूटीज़ में।
ये आपको याद रखना है। बाकी किरण रिजिजू थे पहले इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज था यूथ अफेयर का। फर्स्ट खेलो इंडिया जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल ऑफ 2021 कहाँ पर हुआ था? जंस्कार ऑफ करगिल यूटी में, लद्दाख यूटी में, ठीक है। किरण रिजिजू की बात करें तो लोकसभा एमपी है, कॉन्स्टिट्यूंसी आती है अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश से। कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कभी कभी पूछी जाती हैं तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आईआईटी जम्मू ने साइन किया एमओयू कौन सी आर्मी की कमांड के साथ? वेस्टर्न कमांड के साथ, नॉर्दर्न, ईस्टर्न या सदर्न? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये किया है नॉर्दर्न कमांड के साथ। आईआईटी जम्मू ने एमओयू साइन किया है नॉर्दर्न कमांड के साथ, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो उधमपुर में है, ठीक है, आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू ने एमओयू साइन किया नॉर्दर्न कमांड के साथ इनोवेटिव टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम इन्वॉल्व हों, एम्पावर कर सकें, हम टेक्निकल एक्सीलेंस दे सकें लोगों को। ये इनिशिएटिव जम्मू में लाया गया था और इन सब जगहों में, इन सब डोमेन्स में काम करने की बात की गई है। अगर आप रीड करना चाहते हैं एक बार इसको रीड कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड न्यूज़ क्या है? दैट आईआईटी खड़गपुर ने एक एमओयू साइन किया था किसके साथ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज़, बेसिक, जिसका नाम है बेसिक, फुल फॉर्म याद रखना। देखिए ये मैं क्या कर रही हूँ ना, सिर्फ जेएनके के करंट अफेयर नहीं है, जितना मेरे से हो पा रहा है। अब 30 मिनट की वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती हूँ, 25 से 30 मिनट का वीडियो रहता है, तो जो भी रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं इंडिया के यानी नेशनल का भी कवर करवा रही हूँ यहाँ पर। तो बिल्डिंग एसेसिबल सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज़, बेसिक एम था यूनिवर्सल सिटी प्लानिंग का। और आईआईटी जम्मू की बात करें तो 6 अगस्त 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूशन नगरोटा जम्मू, और डायरेक्टर है मनोज सिंह गौर, ठीक है, ये आप इसमें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग। इंडिया पाकिस्तान ने अभी 116th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिठाई थी। तो ये ट्रीटी जो है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको कब साइन किया गया? 16 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960, 15 सितंबर 1960, 20 सितंबर 1960। देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेट के एग्जाम में भी आता है। नेट सेट जो भी एग्जाम्स अब देते हैं, जेकेएसएसबी हो, जेकेपीएससी हो या फिर नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो, वहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन आता है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ही कमेंट बॉक्स में मुझे दें और आगे मैं फिर आपको बता दूंगी इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रीड कर देते हैं। इंडिया पाकिस्तान ने अभी ये वाली मीटिंग करवाई थी और हमारी साइड से गए थे प्रदीप कुमार सक्सेना, जो इंडियाज़ कमिश्नर है इंडस वाटर ट्रीटी के और सेंट्रल वाटर कमीशन के एडवाइज़र भी हैं, ठीक है। पाकिस्तान की साइड से सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह आए थे, जो कमिश्नर है इंडस वाटर ट्रीटी के, उनकी साइड से। लास्ट मीटिंग हमारी 2018 में हुई थी और द मीटिंग कोइंसाइड विद पाकिस्तान जो डे था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो डे था, जो 23 मार्च को होता है, उसी दिन ये मीटिंग भी हेल्ड करवाई गई थी, ठीक है। अगला हमारे पास है पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस क्या रहते हैं। मीटिंग में कहा पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज किए, जो हमने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, पाकुल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और लोअर करनाई प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, उस पर इन्होंने थोड़े से इश्यूज रेज किए हैं। और ठीक है, पाकुल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 1000 मेगावाट का है, मरुसूदर रिवर पर है, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, और चनाब की ही ट्रिब्यूटरी है मरुसूदर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। लोअर कलनाई प्रोजेक्ट की बात करें, 48 मेगावाट का छोटा सा, किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, चनाब रिवर पर। और इन्होंने लद्दाख में भी जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी क्वेश्चंस उठाए हैं। और पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस हमें किशनगंगा पे तो ये करते ही रहते हैं, हाइड्रो प्लांट जो हमने किशनगंगा पे लगाया है जो 330 मेगावाट का है, और रटले जो हम जिसके बारे में अभी हमने बात की जो चनाब रिवर पर है, उस पर भी इन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कौन से रिवर इंडिया के पास है, कौन से रिवर पाकिस्तान के पास है। आगे अगर है तो मैं बता देती हूँ, हाँ यहाँ पर है, देख लो आप एक बार। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंटरमीडियरी कौन था? वर्ल्ड बैंक था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आपको आईएमएफ दे देंगे, ठीक है, इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को आपने याद रखना है। साइन किया गया था कराची में 1960 में, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान जी के बीच में हुआ था। पर्पज़ की बात करें तो वाटर अवेलेबल, टू यूज़ द वाटर अवेलेबल इन द इंडस रिवर में जो वाटर है उसको
यूज़ करना है और उसके ट्रिब्यूटरीज को यूज़ करना है, दोनों साइड प्रॉपरली यूज़ करें। और इंडस वाटर ट्रीटी वारंट्स 2 कमिश्नर, दोनों साइड से एक एक कमिश्नर आता है, एटलीस्ट वंस ईयर ऑल्टरनेटरी चलता रहे। मीटिंग जो है वो 1 साल में एक बार होनी चाहिए, एक बार इंडिया में, एक बार पाकिस्तान में। थोड़ा सा और क्या है राइट्स की अगर हम बात करें, और वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, ये इंडिया की साइड है, मतलब इंडिया इसको अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज कर सकता है। जो भी वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झीलम और चनाब, ये पाकिस्तान को दिया गया है। ट्रीटी हमें इंडिया को ये राइट देती है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं पानी को, और पाकिस्तान को ये राइट देती है कि अगर उनको लगता है कि कुछ भी ऐसा वैसा गलत है तो वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं अपने वेस्टर्न रिवर्स पर, ठीक है, जो वो करते ही रहते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट ओके, शायद ये मैंने आपको करवा दिया है बट ये फिर से क्वेश्चन आ गया। सो आपने मुझे बताना है लक्षद्वीप के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको टीबी फ्री अभी डिक्लेयर किया गया। हिमाचल प्रदेश ने इसमें टॉप किया था। बारामूला, बांदीपुर, बडगाम या बुलंदपुर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो गाइज। अच्छा, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही लिया है ना। हाँ, पीछे मैंने आपको स्लाइड में ये पढ़ा लिया। और ट्यूबरक्लोसिस डे होता है 24 मार्च को, और इस बार की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। तो थीम भी पूछ ली जाती है, द क्लॉक इज टिकिंग यहाँ की ये थी थीम थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने टॉप की थी मेडल टैली खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग जेएनके में हुए थे। हरियाणा ने, जेएनके ने, लद्दाख ने या पंजाब ने। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया, और जिसमें हमने 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते थे। टॉप पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर की, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र। हाइलाइट्स क्या थे इवेंट्स के, देख लो गाइज। सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम में जेएनके ने अपनी जो टॉप पोजीशन है वो रखी है। पार्टिसिपेशन था 1200 एथलीट्स का, 27 स्टेट्स और यूटी ऑफ इंडिया से ये लोग आए थे। थर्ड एडिशन गुलमर्ग जेएनके में हुआ। फर्स्ट और सेकंड जो है वो भी गुलमर्ग जेएनके में हुआ था। इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। और क्या न्यूज़ है गाइज इसके रिलेटेड, हमने फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर गेम्स जो मैंने पीछे आपको पढ़ा लिया, ये सब आप वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग ओलंपिक विंटर गेम्स 2022 का कहाँ पर हुआ था, बीजिंग चाइना में। ओलंपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। सो ओलंपिक विंटर गेम 2022 का हुआ बीजिंग चाइना में। यूथ गेम 2021 का ये भी है ग्वांगडोंग चाइना में ही हुआ, ठीक है। तो ये कुछ रिलेटेड न्यूज़ थी। ओके गाइज, यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं हमारे जो करंट अफेयर है मार्च के महीने के। जल्द ही आपके लिए बाकी करंट अफेयर्स भी मैं लेके आऊँगी। गाइज ये कर लेना, ठीक है, और ये भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।